गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पूर्व में बताया कि आपके जो चैप्टर्स हमारे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं उनका आपका टेस्ट होगा। यदि आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज दें, परंतु आज तक किसी भी बच्चे ने अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं भेजी है। मैं समझता हूं कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि है तो आप अपने मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को लिख भेजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम आवर्त बीजी पादपों में जनन की इकाई को पढ़ चुके हैं। दूसरी इकाई जो हम पढ़ रहे हैं मानव कार्यकी की प्रथम इकाई, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, मानव में पाचन तंत्र। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही डायनेमिक होकर के हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी बड़े ही जोश के साथ इस पाठ को निरंतर पढ़ेंगे। समस्या हो तो व्हाट्सएप पर अपने कमेंट्स लिख करके भेजेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लेसन नंबर 23, जिसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भाई श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, संवातन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो इन सभी चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात मानव में श्वसन की क्रिया कैसे पूर्ण होती है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस अध्याय के अंदर आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है संवातन। संवातन, जिसको वेंटिलेशन या संवातन को हम बोलते हैं सांस लेना भी कह सकते हैं, सांस लेना, या इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ब्रेदिंग के नाम से भी जानते हैं, ब्रेदिंग, BREATHING। ठीक है, सांस लेना या संवातन क्या है। ठीक है, ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, संवातन क्या है, सांस लेना क्या है। सबसे पहले हम इस पे बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेदिंग। संवातन क्या है। संवातन ये एक विज्ञान का शब्द है, जीव विज्ञान का। सांस लेना ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको संवातन को बोला जाए तो वेंटिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए संवातन क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए भी,
मानव के अंदर क्या होता है, ये फेफड़े होते हैं। फेफड़े जो होते हैं वो एक मानव का एक प्रमुख श्वसन अंग होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग का नाम क्या है, फेफड़े होते हैं, जिनको लंग्स के नाम से जानते हैं। लंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, लंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। इज इट क्लियर? देखिए, तो मनुष्य क्या करता है कि नासा, बाह्य जो नासा छिद्र है उनके द्वारा ऑक्सीजन गैस अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है। पर्यावरण की जो ऑक्सीजन गैस होती है, किसकी, पर्यावरण की जो ऑक्सीजन गैस होती है, उस ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जंतुओं के द्वारा या मनुष्य के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और उनके शरीर में उत्पन्न होने वाली, उनकी शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो गैसें होती है उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि पर्यावरण से तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं, और उनकी कोशिकाओं में बनने वाली, उनकी कोशिकाओं में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उस क्रिया को संवातन या सांस लेना कहते हैं। संवातन या क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। या हम कह सकते हैं, ध्यान से दूसरी परिभाषा भी हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण से शुद्ध वायु को आप फेफड़ों में पहुंचाना, तथा शुद्ध वायु को किसमें पहुंचाना, फेफड़ों में पहुंचाना। वह अशुद्ध वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संवातन कहा जाता है। तो संवातन की हमने यहाँ पे दो परिभाषा बता दी है, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप याद रखिए कि जंतुओं के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस व कोशिकाओं में, जीव के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विनिमय को क्या कहा जाता है, संवातन कहा जाता है। परिभाषा एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जंतुओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस एवं कोशिका में उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के विनिमय को, आदान प्रदान को संवातन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हमने बता दी कि पर्यावरण से शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन को, पर्यावरण से शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाने की एवं अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संवातन कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपके ब्रीदिंग या सांस लेने की क्रिया आपकी समझ में आ गई। देखिए, जीवों के शरीर के अंदर आपको बता दें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जीवों के शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर भी जैविक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मानव का अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पाचन की क्रिया करे, चाहे श्वसन की क्रिया करे, चाहे उत्सर्जन की क्रिया करें, ठीक है, या आपको पता है परिसंचरण की क्रिया हो, या ये क्या है कि विभिन्न प्रकार की, या जनन की क्रिया हो, ये सारी क्या है, जैविक क्रिया है। तो जीवों के शरीर में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, और इन समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, इन समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जीव को या मनुष्य को ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जो मनुष्य होता है या जीव होता है, यह ऊर्जा किससे प्राप्त होता है कि इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। और उन खाद्य पदार्थों को जब ग्रहण किया जाता है तो खाद्य पदार्थों का, जीव के द्वारा खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और उन खाद्य पदार्थों का क्या होता है, उपापचय होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं उन खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उन्हें क्या प्राप्त हो जाती है, जीव को जैविक क्रियाएं पूर्ण करने के लिए ऊर्जा क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है।
श्वसन की क्रिया जो है उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। या हम कह सकते हैं श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया भी होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। देखिए, हम कैटाबोलिक क्रिया में क्या होता है कि जटिल पदार्थ अपचय की जो क्रिया होती है उसमें, जिसको कैटाबोलिक के नाम से जानते हैं, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक क्या है? जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो उनका किसमें परिवर्तन हो जाए? सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन हो जाए, तो वो कहलाता है अपचय। और उपचय जिसको बोला जाता है एनाबोलिक। एनाबोलिक यानी कि जब सरल भोज्य पदार्थ किसमें बदल जाए? जटिल भोज्य पदार्थ में बदल जाए, तो वो उपचय की क्रिया कहलाती है। अपचय जो होती है वो एक रचनात्मक क्रिया होती है, फॉर्मेटिव रिएक्शन होती है। उपचय होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, विध्वंसात्मक, विनाशात्मक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो सरल अभिक्रिया किसमें बदल रही है? जटिल अभिक्रिया में, तो वो उपचय क्रिया। अपचय जिसमें जटिल पदार्थ किससे बदल जाता है? सरल पदार्थों में बदल जाता है। और अपचय और उपचय की दोनों क्रियाओं को सामूहिक रूप से कौन सी क्रिया कहा जाता है? उपापचय की क्रिया कहा जाता है। उपापचय को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो आपको बताया मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया होती है। जीव के शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उन जीवों को क्या होती है? प्राप्त होती है। जब उनके अंदर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, खाद्य पदार्थों का जब उन जीवों के शरीर में ऑक्सीकरण होता है, या मनुष्य के द्वारा जब भोज्य पदार्थों का सेवन कर लिया जाता है तो उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो मनुष्य के शरीर के अंदर किन किन का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन को इंग्लिश में बोलता है रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? ठीक है, तो श्वसन की परिभाषा क्या है? श्वसन वह जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। या कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की एक बार फिर परिभाषा बताओ कि श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिका, कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप या खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया कहते हैं। श्वसन की परिभाषा आपकी समझ में आगे होगी। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जीवित कोशिका, किसी भी जीव की जो जीवित कोशिका होती है, उस जीवित कोशिका में उपस्थित जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन या सांस लेना मैंने आपको बता दिया। सांस लेना या संवातन या श्वासोच्छ्वास, देखो इसका एक तीसरा नाम है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। सांस लेने की परिभाषा तो मैंने बता दी। सिंपल परिभाषा में बोल सकता हूं कि किसी भी जीव के द्वारा ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। या हम कह सकते हैं जिसमें किसी जीव के अंदर गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है।
वह प्रक्रिया जिसमें गैसों का विनिमय होता है वो क्या कहलाता है? संवातन, सांस लेना, या समासोच्छ्वास के नाम से उसे जाना जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि ये जीवों के अंदर क्या है, जैविक क्रियाएं होती हैं और समस्त जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जो होती है वो कोशिकाओं में क्या है, जो भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के अंदर होता है उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जीवित कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे श्वसन कहा जाता है। दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। देखिए अब बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए आपको बता दें कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस आपको पता है सबसे पहले मानव के नासा छिद्रों से प्रवेश करती है, नासा गुहा में जाती है। किसमें जाती है? नासा गुहा में जाती है। ठीक है, यानी कि नासिका में जाती है, नासिका से नासिका मार्ग में जाती है। ठीक है, वायु जो होती है वो सबसे पहले नासिका छिद्रों से प्रवेश करती है, बाह्य नासिका छिद्रों से प्रवेश करती है। ठीक है, बाह्य नासिका छिद्रों से वो किस में जाती है, वायु नासिका के अंदर क्या करती है, प्रवेश, नासिका गुहा में प्रवेश करती है। नासिका गुहा से जो वायु होती है वो किसके अंदर प्रवेश करती है, ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी से वो किस में प्रवेश करती है, कंठ, कंठ से वो किस में चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है। श्वास नली से वो किस में जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों में क्या होती है, श्वसनी होती है। श्वसनी से वो श्वसनिकाओं में चली जाती है। श्वसनिकाओं से वो किस में चली जाती है, वायु कूपिकाओं में क्या है, चली जाती है। वायु कूपिकाएं गैसों का क्या करती है, विनिमय करने का क्या करती है, कार्य करती है। गैसों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो वायु कूपिकाओं के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। तो ये आपको पता है, इस तरीके से मनुष्य के अंदर क्या है, श्वसन की क्रिया होती है। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के अंग है। प्रमुख श्वसन अंग तो क्या हो गया, मानव में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मानव में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। और ये बाकी जो मैंने बताया ये क्या है, यानी कि श्वसन मार्ग होता है। क्या होता है, श्वसन मार्ग होता है। तो वे अंग, ध्यान से सुनना, वे अंग जो गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। तीसरा बिंदु है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की परिभाषा हम बता रहे हैं कि वे अंग जो गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऐसे अंग जो गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, और ये अंग जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, यही अंग यानी कि श्वसन अंग जो होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिस तंत्र को श्वसन तंत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या हुई कि वे अंग जो गैसों के विनिमय के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो श्वसन अंग होते हैं वो मिलकर के, ठीक है, एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। अभी तक हमने आपको 3 चीजें पढ़ाई है यहाँ पर। कौन कौन सी चीजें पढ़ा दी? नंबर 1 संवातन क्या है, नंबर 2 हमने श्वसन क्या है, नंबर 3 श्वसन तंत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ऑल आर डिफाइंड हियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि श्वसन के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार।
टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखिए श्वसन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। जीवों में श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को बाह्य श्वसन और दूसरे को क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन। श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड वन है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन न बोले तो इसका दूसरा नाम है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से क्या है जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाह्य श्वसन के बारे में, ठीक है, कि बाह्य श्वसन क्या है। देखिए बाह्य श्वसन क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। जब आप ध्यान से सुनिए, जंतु कोशिका द्वारा, जंतु कोशिका द्वारा, ध्यान से सुनना, जंतु कोशिका द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना। जंतु कोशिका द्वारा, ये एक मनुष्य है, मैंने आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ये एक मनुष्य है और ये पर्यावरण से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, इसकी कोशिकाएं हैं, इस जंतु की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या काम करती है, इस जंतु की जो कोशिकाएं वो पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, ग्रहण करती है। ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, ग्रहण करती है, ठीक है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। उसे क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। जंतु कोशिकाओं द्वारा, जब किसी जंतु की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा उन कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। तो बाह्य श्वसन की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि जंतु कोशिका द्वारा, जंतु कोशिका द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करना, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए इसी श्वसन को हम दूसरी परिभाषा भी हम यहाँ पे दे सकते हैं चाहे तो, कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी जंतु के अंदर श्वसन सतह होती है। श्वसन सतह कौन कौन सी हो सकती है जंतुओं के अंदर, श्वसन करने के लिए त्वचा होती है, वो भी श्वसन क्या होती है, सतह होती है। श्वसन सतह तीन होते हैं, त्वचा होती है, किलोम होते हैं और फेफड़े होते हैं, ठीक है। कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, उनकी त्वचा के द्वारा होती है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, त्वचा के द्वारा होती है। कुछ जंतुओं में किसके द्वारा होती है, किलोम के द्वारा होती है। कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है नहीं होती है। तो ये सारी क्या है, श्वसन सतह होती है। क्या होती है, श्वसन सतह। रेस्पिरेशन सरफेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, श्वसन सतह के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। इज दैट राइट। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी परिभाषा हम किस तरीके से देना चाह रहे हैं, वो सुनिए। बाह्य वातावरण से श्वसन सतह, बाह्य वातावरण से या पर्यावरण से श्वसन सतह, जैसे त्वचा, किलोम और फेफड़े, त्वचा, किलोम और फेफड़े में ऑक्सीजन गैस का अंदर प्रवेश करना, ऑक्सीजन गैस का अंदर प्रवेश करना, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन।
बिल्कुल हमने सिंपल परिभाषा आपको दे दी है पहले ही कि पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस, जंतु कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस का प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन। हमने यहाँ पे दो परिभाषा दी है, आपको जो भी अच्छी लगे वो आप याद रख सकते हैं। बोथ आर रिटन इन बोथ बुक्स। देखिए आंतरिक श्वसन पे हम बात कर रहे हैं, जिसको कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। देखिए कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए जंतुओं के द्वारा क्या किया जाता है, जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? श्वसन की क्रिया के दौरान उपभोग किया जाता है, उपभोग या उपयोग किया जाता है। ठीक है, जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का यहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का क्या होता है? उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का उपभोग करना, जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का क्या करना? उपभोग करना या उपयोग करना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया को, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। या इसकी हम दूसरी परिभाषा आपको देना चाहिए। ये तो पहली प्रक्रिया परिभाषा है जो आरबीएससी की बुक में लिखा है। कुछ हायर क्लासेज में इस परिभाषा को किस तरीके से लिखा गया है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, कि शरीर की कोशिका, जैसे कोई भी जंतु है और जंतु का जो शरीर है उसकी कोशिकाएं होती है। जंतु के शरीर की क्या होती हैं? कोशिका। जंतु के शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन गैस का क्या है? ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को अवशोषित किया जाता है। जब ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है तो उस जीव के शरीर के द्वारा जो भोज्य पदार्थ क्या किया गया? अवशोषित किया गया है। तो उस भोज्य पदार्थ का अपघटन जो किया जाता है, उसका विघटन किया जाता है, वो ऑक्सीजन के जरिए किया जाता है। और ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। आंतरिक श्वसन की परिभाषा क्या है? कि किसी भी जंतु के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर, किसी भी जंतु के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर, किसका उपयोग कर? ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर, या ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का क्या होता है? रासायनिक विघटन होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है? रासायनिक विघटन होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। अर्थात ये विघटन की क्रिया कहां पे पूर्ण होती है? कोशिकाओं में होता है। भोज्य पदार्थ क्या है भाई? भोजन का पाचन हो गया, उसका अवशोषण हो गया, और अवशोषण होने के पश्चात जब प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस रक्त के माध्यम से जब पहुंचती है तो वह ऑक्सीजन गैस क्या करती है? उस भोज्य पदार्थ का क्या काम करती है? उस भोज्य पदार्थ का क्या काम कर देती है? रासायनिक विघटन करने का, या उस भोज्य पदार्थ को रासायनिक रूप में क्या कर देती है? विघटित कर देती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अर्थात इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एटीपी के रूप में क्या होती है? मुक्त होती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। देखिए एक बार फिर हम दोबारा से आपको इसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं आंतरिक श्वसन के बारे में। किसके बारे में? आंतरिक श्वसन क्या है? कि जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कर, किसका उपयोग कर? ऑक्सीजन का उपयोग करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व एटीपी का उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई, थोड़ी सी सिंपल परिभाषा।
थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स परिभाषा अगर हम देना चाहें तो आपको किस तरीके से दे सकते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करने के पश्चात, शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करने के पश्चात या ग्रहण करने के पश्चात या उपयोग करने के पश्चात भोज्य पदार्थों का रासायनिक विघटन होता है और रासायनिक विघटन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है, जिसे आंतरिक श्वसन या उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब or intake the oxygen gas, that time they can decompose the food stuffs in the cells, and that time CO2, H2 and ATP is formed. That is known as internal respiration or cellular respiration. Is that right? इसलिए हमने आपको बता दिया आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आंतरिक श्वसन के प्रकार। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का होता है इस पे बात कर रहे हैं, या कोशिकीय श्वसन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन के प्रकार। कोशिकीय श्वसन के प्रकार। कोशिकीय श्वसन के प्रकार। टाइप ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, आंतरिक श्वसन और जब हम बोल रहे हैं कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं आंतरिक श्वसन भी। तो आंतरिक जो श्वसन होता है या कोशिकीय श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, या इसका एक दूसरा नाम है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, या इसका दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन। या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सी श्वसन क्या है। ठीक है, देखिए ऑक्सी श्वसन पर हम बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जब कोशिकीय श्वसन किसकी उपस्थिति में हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। या ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। या हम ये इस परिभाषा को इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ऐसा श्वसन जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऐसा श्वसन जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किसके रूप में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में आपने देखा है ग्लूकोज। ठीक है, ये उनकी कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। ग्लूकोज को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है उनकी कोशिकाओं।
तो ये ग्लूकोज जो होता है इसका यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। ग्लूकोज किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और क्रिया करने पर इस ग्लूकोज का, इस भोज्य पदार्थ का यहाँ पर क्या हो जाता है, रासायनिक अपघटन हो जाता है, या इसका रासायनिक विघटन हो जाता है, या इसका अपघटन हो जाता है। और ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्रिया करने पर इस ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का जब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, जल के 6 मॉलिक्यूल, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऊर्जा 689 किलो कैलोरी क्या होती है, प्राप्त होती है। कुछ बुकों में आपको 673 कैलोरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, लोअर क्लासेस की बुकों में। ठीक है, आपको हम बता दें कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर 689 लिखा हुआ है और आपकी बुक में भी शायद यही लिखा है। ठीक है, तो 689 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर निर्मित होती है, मुक्त होती है। बात समझ आ रही है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। साथ में या हम ये नहीं बोले तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊर्जा बोल सकते हैं। कितनी ऊर्जा, एटीपी के रूप में, 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। आपको हम इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि आपको एक ग्लूकोज का जो अणु होता है, वो एक ग्लूकोज के अणु का जब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब एक ग्लूकोज का एक अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो 686 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण में जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये ऑक्सीशोषण मोस्टली हायर कैटेगरी एनिमल्स के अंदर ये क्या है, ऑक्सीशोषण पाया जाता है। अब बात करते हैं अनऑक्सीशोषण के बारे में। देखिए, अनऑक्सीशोषण की परिभाषा अगर हम दें तो ध्यान से सुनिए। जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, कोशिकीय श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। या हम सीधे इस परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों के विघटन की क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और आपको बता दूं, इस प्रक्रिया के दौरान भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से क्या होता है, विघटन होता है। भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से विघटन जो होता है वो अनऑक्सी श्वसन की क्रिया के दौरान होता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अर्थात ऊर्जा इस दौरान क्या होती है, मुक्त होती है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे अनऑक्सी श्वसन का रिएक्शन बता रहे हैं, C6H12O6 प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया हो रही है। ये क्या है, यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ईस्ट की उपस्थिति में, यानी कि ईस्ट में ये क्रिया चल रही है। जब ईस्ट में ये चलती है तो आपको बता दूं, एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। इस दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा अगर कैलोरी के रूप में देखें तो 34 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, निर्मित होती है। और एटीपी के रूप में देखें तो 2 एटीपी के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, 2 एटीपी के अणुओं के निर्माण होता है।
उच्च श्रेणी के जंतुओं की जो पेशियां होती हैं उनमें भी ग्लूकोज जो होता है उसका उसमें उसमें ग्लूकोज का जो अपघटन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और वहां पर उनके खास तौर से वहां पर उनकी पेशियों में क्या है, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ग्लूकोज है, खासतौर से उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, उन मसल्स में भी इस भोज्य पदार्थ का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उपस्थिति में नहीं होता। और ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो किसमें बदल जाता है, एसिटिक अम्ल के अंदर क्या है, बदल जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र मैं बता रहा हूँ, CH3CH, CH3CHOH COOH। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण। जब हम इसका सूत्र देखना चाहें तो C3H6O3 भी लिख सकते हैं, C3H6O3, ये इसका डायरेक्ट सूत्र भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, ये निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण। यानी कि आपने देखा है कि ऑक्सीजन श्वसन के अंदर क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें खाद्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इज इट क्लियर? ऑक्सी श्वसन क्या है, मैंने आपको बता दिया, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनॉक्सी श्वसन। जब हमने आपको इसकी दूसरी परिभाषा बताई, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो ऑक्सी श्वसन, जब कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनॉक्सी श्वसन। तीसरी परिभाषा हमने आपको बता दी है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के विघटन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों के विघटन को क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूं, आपको जो भी कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रॉब्लम लिख भेजिएगा, जिससे हम तुरंत प्रभाव से आपकी जूम क्लासेज 2-3 दिन के अंदर चालू कर सकें। या आपकी जैसे सारी समस्याएं अगर आज ही आ जाती है तो हम कल यानी कि 100% आपकी क्लास जूम ऐप से आपकी क्लास क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।